नमस्कार साथियों, कनेक्ट विद एचआर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले कक्षा में हमने संविधान के भाग 4 मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ा, उसके आगे आज हम संविधान में जो संविधान के भाग 5 जो कार्यपालिका से संबंधित है, उसमें सर्वप्रथम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे हम। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस चैनल को शेयर करें। तो बिना देरी के अब शुरू करते हैं। राष्ट्रपति का जो प्रावधान है संविधान में, किस अनुच्छेद में, कौन से अनुच्छेद में किन किन बातों का राष्ट्रपति से संबंधित वर्णन है, इनका हम आज इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। अगर आप इस चैनल पर नए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इस चैनल को ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं आज। राष्ट्रपति, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस कक्षा में आपके साथ साझा करूंगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो भारत की राज्य व्यवस्था का जो पाठ्यक्रम जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित है, उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो पूछे जाने योग्य होते हैं, उन सब का इस कक्षा में अध्ययन किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रपति। तो संघीय कार्यपालिका के घटक के तौर पर देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। इसमें जो प्रमुख घटक है, पहला राष्ट्रपति को आज हम पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति में सर्वप्रथम उसके महत्वपूर्ण घटक देखें तो सबसे पहले भारत का संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में वर्णन जो लिखा है अनुच्छेद 52 में वर्णित है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। चुनाव इसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। सबसे पहले हम इसकी ब्रीफ जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद इत्यादि। उसके बाद हम राष्ट्रपति को थोड़ा और गहराई से पढ़ेंगे। तो अब देखें कि राष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं। तो सर्वप्रथम सभी कार्यपालिक शक्तियां जो राष्ट्रपति के नाम पर प्रयोग होती है, जो आर्टिकल 53 से संबंधित है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है कौन? राष्ट्रपति। 74 आर्टिकल कहता है अध्यादेश जारी करना। आर्टिकल 123 संसद का सत्र बुला सकता है और भंग कर सकता है। राज्यपालों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। मैं आपको पुनः स्मरण करा रहा हूँ कि ये राष्ट्रपति की सिर्फ ब्रीफ जानकारी आपको दी जा रही है। गहराई से इसकी जानकारी आगे आपको राष्ट्रपति टॉपिक के रूप में ही मिलेगी, तो आप इसको कंटिन्यू रखें। उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 में वर्णित उपराष्ट्रपति पद का राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या मृत्यु पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव जो होता है, मतलब जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होती। जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो राष्ट्रपति महोदय का चयन करते हैं। प्रधानमंत्री, वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 74 में प्राइम मिनिस्टर का उल्लेख है। पूछा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर का उल्लेख किसमें है, तो आर्टिकल 74 में। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करता है, लेकिन लोकसभा में बहुमत रखने वाले दल का नेता भी कहा जाता है। तो किसे? प्रधानमंत्री को कहा जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को सलाह देता है कौन? प्रधानमंत्री देता है। मंत्रिपरिषद की ओर से कौन जाएगा सलाह देने? प्रधानमंत्री। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद मंत्रिपरिषद देखें तो मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख है अनुच्छेद 74 और 75 दोनों में वर्णन मिलता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता होती है। इसमें 3 श्रेणियों के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं, और एक नया टर्म निकला था संसदीय मंत्री। उसके बाद देखें सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद का किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति, अर्थात निम्न सदन के प्रति। तो ये जो विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली की मूलभूत विशेषता है। आपको पूछा जा सकता है कि संसदीय प्रणाली की मूलभूत विशेषता क्या है, तो संसदीय शासन प्रणाली की मूलभूत विशेषता यह है कि लोकसभा अर्थात निम्न सदन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति की सलाह में कार्य करते हैं कौन? मंत्रिपरिषद। उसके बाद कार्यपालिका की शक्तियां अगर देखें तो संसदीय प्रणाली है जो कहाँ से ली गई है? भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति। प्रधानमंत्री का वर्चस्व होता है इसमें। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है?
प्रधानमंत्री के पास। अब इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 52 जो है भारत में राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान कौन करता है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 जो है कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति कार्य करेगा। 75 मंत्रियों की नियुक्ति और उत्तरदायित्व के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है महान्यायवादी की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं और अनुच्छेद 76 से संबंधित है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य पूछे तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य 78 आर्टिकल में दिया गया है। अब हम पढ़ते हैं डीपली गहराई से भारत के राष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 52 जो है भारत के राष्ट्रपति का पद होगा कि यह कहता है तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है ये भारत में गणराज्यात्मक शासन प्रणाली की नींव है सर्वप्रथम तो। दूसरा, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख हेड ऑफ द स्टेट होता है। तीसरा, परंतु वास्तविक कार्यपालक शक्तियां किसमें होती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हमको इसमें याद रखना है कि अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के पद से। राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? प्रमुख होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है। उसके बाद देखें अनुच्छेद 53 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 53 कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग के संबंध में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिक शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन वह संविधान के अनुसार और मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करेगा। आगे यह कहता है कि राष्ट्रपति का काम जो है प्रतीकात्मक होता है, परंतु वह संवैधानिक प्रमुख होता है। वह सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होता है। सभी कार्यपालिक जो आदेश होते हैं उसी के नाम से जारी होते हैं, न कि प्रधानमंत्री के नाम से। किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। तो वापस आपको कहलाता हूँ कि अनुच्छेद 53 में जो उल्लेख किया गया कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग के संबंध में, तो कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन वह कार्य किसके अनुसार करेगा? संविधान के अनुसार और मंत्रिपरिषद के परामर्श से। राष्ट्रपति का जो काम होता है वो प्रतीकात्मक होता है, परंतु वह संवैधानिक प्रमुख भी होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है। उसके बाद वह सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख कौन होता है भारत में? तो वो सेनापति होता है। सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसके बाद सभी कार्यपालिक आदेश भारत में किसके नाम से जारी किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के नाम से जारी किए जाते हैं। अनुच्छेद 54 के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में उपबंध करता है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचक मंडल करता है। तो इसमें शामिल कौन होंगे? तो ये महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है। पहला, लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, नामित सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के। दूसरा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और दूसरी बात नोट करने यह है कि विधान परिषद जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में है, उनके सदस्य इस निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते। तो अनुच्छेद 54 में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उसमें कौन कौन से शामिल होंगे? संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेट मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। दूसरा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इस राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रतिभागिता करते हैं। और दूसरी विषय वस्तु जो नोट करने लायक है वो है कि किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो उस विधान परिषद के सदस्य जो है इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। अनुच्छेद 55 कहता है कि निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में उपबंध करता है। कौन? अनुच्छेद 55। तो अनुच्छेद 55 जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में क्या उपबंध करता है तो इसको देखते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रत्येक राज्य की जनसंख्या और विधानसभा सदस्यों की संख्या के अनुपात में होता है। कैसे? राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक राज्य की जनसंख्या और विधानसभा सदस्यों की संख्या के अनुपात में होता है। चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गोपनीय मतदान होता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है, की पॉइंट है सब। इसमें दो महत्वपूर्ण बात है। राज्यों के जो विधायकों के मतों का मूल्य होगा वो होगा टोटल इलेक्टेड एमएलए इंटू 1000 बट्टे स्टेट की जो जनसंख्या 1971 की अनुसार एक एमएलए का वोट गिना जाएगा। दूसरा, सांसदों के मतों का जो मूल्य होगा वो सभी विधायकों के कुल मत मूल्य बट्टे टोटल जो इलेक्टेड एमपीज है उनके जो अनुपात के माध्यम से जो वैल्यूज आएगी वो सांसदों के मतों का मूल्य होगा। अर्थात एमएलए की वोट की वैल्यू बात करें एमएलए की तो टोटल इलेक्टेड एमएलए जो विधानसभा में है इनटू 1000 अपॉन स्टेट की जनसंख्या जो कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट कितनी 1971 के अनुसार। तो उन दोनों को भागने से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो एक एमएलए का वोट गिना जाएगा। उसके बाद सांसद के मतों का जो मूल्य होगा सभी विधायकों के मतों का मूल्य बट्टे जितने भी सांसद चुनाए गए हैं उनके जो भाग देने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो एमपी के वोट की वैल्यू होगी।
तो ये निर्वाचन की प्रक्रिया है राष्ट्रपति के। उसके बाद देखें अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंधित क्या प्रावधान किए गए संविधान में, तो वो आपको हम बताते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो 5 वर्ष का। उसके बाद जब तक कि उत्तराधिकारी कार्यभार न संभाले तब तक पद पर बना रहेगा, अर्थात राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि नए निर्वाचन द्वारा नए राष्ट्रपति न आ जाए, तब तक उस पद और राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। उसके बाद दूसरा है, वह इस्तीफा दे सकता है उपराष्ट्रपति को पत्र देकर, अर्थात अगर राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देता है अपने पद से, तो वो इस्तीफा किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। तो ये ध्यान देखने योग्य बात है कि राष्ट्रपति किसको अपना त्याग पत्र देता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। चौथा इसका महत्वपूर्ण टर्म है कि कार्यकाल कैसे राष्ट्रपति का समाप्त हो सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर इसे हटाया जा सकता है। किसको? राष्ट्रपति को। उसके बाद जो है, तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है? अगर राष्ट्रपति जो है संविधान का अतिक्रमण करता है, तो अनुच्छेद 61 के प्रावधान के अनुसार संसद द्वारा महाभियोग उस पर लगाया जा सकता है। उसके बाद देखें अनुच्छेद 57 जो कहता है पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था करता है। राष्ट्रपति कई बार निर्वाचित हो सकता है भारतीय संविधान के अनुसार, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे कि अपन दूसरे देशों के संविधान में देखा जाए, तो अमेरिका को उदाहरण के तौर पर देखें तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं, उनका 2 बार अधिकतम सीमा तक वो राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकते हैं, जबकि भारत में इस प्रकार का कोई सीमा नहीं है। वह कितनी भी बार भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं, यदि वो भारत के संविधान के अनुसार योग्यता रखते हैं। अनुच्छेद 58 जो कहता है राष्ट्रपति पद हेतु अर्हताएं, मतलब योग्यताएं क्या है, तो वो नीचे दी गई है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को जो सर्वप्रथम वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु उसकी पूरी हो चुकी हो। लोकसभा का सदस्य बनने की उसको पात्रता होनी चाहिए। उसे भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उन सरकारों में से किसी के अधीन नियंत्रित किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण किए हुए नहीं होना चाहिए। किंतु निम्नलिखित व्यक्तियों को इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई लाभ का पद धारण किए हुए नहीं समझा जाएगा, जैसे कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल या संघ या राज्य का मंत्री एवं वे लोग जो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनने की अर्हता रखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि योग्यता या अर्हता में राष्ट्रपति के लिए क्या होगा 58 में, तो ये निम्न बातें होगी। लाभ के पद का अर्थ है कि कोई ऐसा सरकारी पद जिसमें वेतन या लाभ मिलता हो, तो इसको हम लाभ का पद कहेंगे। तो अनुच्छेद 58 में हम राष्ट्रपति की योग्यता के लिए बातें की। अब आगे हम अनुच्छेद 59 को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या हैं? तो सर्वप्रथम होना चाहिए कि राष्ट्रपति अन्य कोई व्यावसायिक कार्य सरकारी पद पर नहीं रखता हो। दूसरा 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 वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है तो वह पद ग्रहण करने से पूर्व उसे उस दिन की सदस्यता को त्यागना होगा। ठीक है। दूसरा, वह कोई लाभ के पद धारण न करता हो। तीसरा, उसे बिना किराए चुकान आधिकारिक निवास, राष्ट्रपति भवन, स्टाफ वाहन आदि उसको मिलते हैं। उसके बाद उसे संसद द्वारा निर्धारित भत्ते, उपलब्धियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। किसे? राष्ट्रपति को। उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। ये यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, लेकिन मैं आपको ओरली आपको बता रहा हूँ कि ये राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें होती है जो मैंने आपको बताई। कौन कौन सी? वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उसे पद की सदस्यता से त्यागपत्र देना हो सकता है। दूसरा, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न किया हो। तीसरा, उसे बिना किराए चुकाए आधिकारिक आवास जैसे राष्ट्रपति भवन आवंटित होता है। उसे संसद द्वारा निर्धारित भत्ते, उपलब्धियां, विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। चौथा, उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। तो मैंने आपको बताया राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 59 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 60 क्या कहता है? राष्ट्रपति की शपथ के बारे में प्रावधान करता है। तो इसमें कहता है कि भारत के राष्ट्रपति शपथ लेता है क्या? संविधान की रक्षा करेगा, भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता को बनाए रखेगा और सभी वर्गों के प्रति न्याय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ है भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। अगर वे अनुपस्थित हैं तो वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं। उसके बाद जो है वे शपथ में किन बातों का उल्लेख करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वे इस प्रकार के अपनी शपथ को लेते हैं
मैं अमुक राष्ट्रपति का यहाँ पे नाम आएगा, ईश्वर की शपथ लेता हूँ या लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्यों कृत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा या करूँगी, और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा या रहूँगी। राष्ट्रपति जो होता है, जो संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण, लोक कल्याण व सेवा की शपथ लेता है। परिरक्षण का मतलब रहता है, आपको समझे तो, सब प्रकार सब ओर से रक्षा करना। संरक्षण प्रोटेक्ट का मतलब किसी से बचाना। प्रतिरक्षण का मतलब डिफेंड का किसी से बचना। अब आपको हम पढ़ाते हैं कि अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित जो संविधान में प्रावधान है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के संविधान में संविधान के उल्लंघन शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि संविधान में जो है संविधान के उल्लंघन शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है वो अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? संसद के किसी एक सदन में हम महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव से 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए। किसको किसको नोटिस दिया जाएगा? तो वह प्रेसिडेंट को। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति को हटाई जा सकता है। अब तक भारत में कभी भी किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो यह प्रक्रिया किस प्रकार होती है, तो इसको हम देखें तो सर्वप्रथम संसद का कोई सदन राष्ट्रपति पर आरोप लगाता है। इन आरोपों पर जिस सदन में आरोप लगाए गए हैं उस सदन के 1/4 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा, आरोप लगाने वाले सदन से 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर दूसरे सदन में भेजा जाता है जिसे इन आरोपों की जांच करनी होती है। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने अथवा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। यदि दूसरा सदन आरोपों को सही पाता है तथा 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर देता है तो पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो जाता है, लेकिन अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। इसमें नोट करने वाली बात यह भी है कि इस महाभियोग की प्रक्रिया में दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। महाभियोग में विधानसभा सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती, जैसे इसमें दिल्ली पुदुचेरी के भी नहीं, मतलब राज्यों की तो भागीदारी नहीं करेंगे महाभियोग की प्रक्रिया में, बल्कि दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा उनके सदस्य भी नहीं करेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 62 रिक्ति की स्थिति में निर्वाचन के बारे में बंद करता है। यदि राष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इस्तीफा दे देता है, महाभियोग का रिक्त होता है, तो 6 महीने के भीतर नया राष्ट्रपति चुना जाना चाहिए और उन 6 महीने के भीतर की अवधि तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। वापस आपको समझाता हूँ कि अनुच्छेद 62 जो है वह राष्ट्रपति पद की रिक्तता से संबंधित है। इस पर किन किन उपबंध हो सकते हैं? यदि 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, त्याग पत्र देने पर किसको? उपराष्ट्रपति को। महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर या मृत्यु होने पर या निर्वाचन अवैध घोषित होने पर। तो अनुच्छेद 62 के तहत राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने का और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि के बारे में प्रावधान करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए। ये मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पे प्रदान कर रहा हूँ। उसके बाद यदि किसी कारणवश निर्वाचन नहीं हो पाता तो वर्तमान राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी न चुन लिया जाए। यदि त्यागपत्र, मृत्यु या महाभियोग के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। उसके बाद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति को अनुच्छेद 56 के उपबंधों के तहत अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के 3 साल बाकी रहे थे और हमने नए राष्ट्रपति का चुनाव किया तो अगले 2 साल तक रहेगा, नहीं। जब उसका नया चुनाव हुआ तो अगले 5 साल के लिए वो राष्ट्रपति पद पर आसीन रहेगा। अनुच्छेद
65 के तहत राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक नियुक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने और उसके कर्तव्यों के निर्वहन का उल्लेख किया गया। किसमें? 65 में। अगर राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाती है या वो पद पर अनुपस्थित है, तो उस पद के रूप में कार्य करने का जो संविधान उपबंध करता है वो कार्य उपराष्ट्रपति को देता है। तो अनुच्छेद 65 के तहत है वो। अनुच्छेद 70 कहता है कि किसी आकस्मिकता में जो संविधान में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति कर्तव्यों के निर्वहन के संसद ऐसा उपबंध कर सकेगी जो ठीक समझे। तो इस प्रकार अनुच्छेद 62 को हमने पढ़ा। उसके बाद अगर हम देखें अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसकी न्यायिक प्रक्रिया क्या है? अनुच्छेद 71 की जो मूल भाषा है वो इस प्रकार है, चुनाव विवादों का निपटारा केवल उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में होगा। मतलब यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को कोई चुनौती देता है तो ये विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही लाया जा सकता है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो है अंतिम और बाध्यकारी होगा। एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन से संबंधित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में दे दिया, वह फैसला अंतिम होगा और उस पर कोई पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। यदि चुनाव अवैध हो परंतु निर्वाचित व्यक्ति ने पहले ही निर्णय लेने शुरू कर दिए हो तो उन निर्णयों की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कोई राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित होता है, तो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उसने जो भी कार्य किए अवैध घोषित होने से पहले वे वैध ही रहेंगे, न कि अवैध होंगे। उदाहरण के रूप में देखिए, यदि चुनाव के बाद में अमान्य हो जाए फिर भी राष्ट्रपति द्वारा लिया गया निर्णय मान्य रहेंगे, जो उसके अवैध होने से अमान्य होने से पहले लिए थे। संसद यह तय कर सकती है कि चुनाव प्रक्रिया में किन त्रुटियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कुछ तकनीकी या प्रशासनिक त्रुटि ऐसी होगी जिनके आधार पर चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका अधिकार किसके पास है? संसद के पास। आज की कक्षा में हम राष्ट्रपति के संबंध में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनका अध्ययन किया और कार्यपालिक की शक्तियों के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। और आगे हम जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, कार्यपालिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां इत्यादि का जो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ आज की इस कक्षा वहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद। और आगे राष्ट्रपति को ही कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।